नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया, किन शर्तों पर हुआ। अगर आतंकवाद की शर्तों पर हुआ तो हमें पता क्यों नहीं। पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान से फोन आया और आप मान गए कि हम सीज फायर करेंगे। क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि अब आतंकी हमला नहीं होगा? आपने अपना कौन सा लक्ष्य पूरा किया? पाकिस्तान से आपको इतनी सहानुभूति क्यों है? इसके बाद ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया। क्या कोई सच छुपाया जा रहा है? ट्रंप का नाम मोदी ने क्यों नहीं लिया? क्या बचकर निकला जा रहा है? और क्यों है मोदी समर्थक नाराज? और कैसे करेंगे डैमेज कंट्रोल? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी से, और वो बताएंगे कि क्यों हुआ सीज फायर, किन कारणोंवश हुआ, और क्या क्या शर्तें छुपाई जा रही, क्या बचकर निकला जा रहा है, और बीजेपी समर्थक नाराज हैं तो डैमेज कंट्रोल तो होगा, और कैसे किया जाएगा। विजय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, जो कि मैंने भूमिका में ही सारे सवाल बोल दिए हैं, सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, एकदम से अचानक क्यों हो गया? जी अंकुर, एक तो बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ऐसे नौजवान पत्रकारों से सीधे सीधे सवालों पर बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू सर। लेकिन सवाल ये है अंकुर कि जितने सवाल आपने किए वाजिब सवाल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल के जवाब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिए हैं। हाँ, या तो यह है कि आप सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रधानमंत्री के संबोधन पर भरोसा नहीं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सब बातों का जवाब दिया है कि किस तरह से सीज फायर हुआ, क्या सीज फायर की वजह थी, युद्ध की वजह क्या थी, हमले की वजह क्या थी, नाराजगी की वजह क्या थी, और नियो नॉर्मल क्या है। हो सकता है कि हम सब लोगों को ये सवाल के जो उनके जवाब हैं, उनका जो संबोधन है, वो पूरे जवाब नहीं लगते। हाँ, नहीं, आपको लगता है कि डीजीएमओ का फोन आया और पाकिस्तान की बात मान ली? पाकिस्तान के प्रति इतनी सहानुभूति? तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने डीजीएमओ की बात नहीं की, आपको याद हो ये उन्होंने बात। कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, उन्होंने पहले हाँ, शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने इस बात का भरोसा दिलाया कि वो आतंकवाद को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्थितियों को खराब नहीं करेगा, और इन सब चीजों को समझने के बाद, और जिस तरह से वो गुहार लगा रहे थे, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि पाकिस्तान गुहार लगा रहा था और ये कहा था कि वो आतंकवाद को आगे बढ़ावा नहीं देगा, प्रश्रय नहीं देगा, सहारा नहीं देगा। उसके बाद भारत ने तय किया कि सीज फायर करना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अचानक क्यों सीज फायर हो गया। क्या हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिया जो लक्ष्य हासिल करना था? तो हमारा लक्ष्य क्या था? मसला यह है कि लक्ष्य क्या था। लक्ष्य का जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सबके मन में अलग अलग लक्ष्य हैं। और ये लक्ष्य तो आपको नहीं लगता कि लक्ष्य हमारा पाकिस्तान के जो था, लगातार वही मांग उठ रही थी कि आतंकवाद हुआ, अचानक से हमला कर दिया, तो फिर उसने भी तो याचिका तो नहीं करी, उसने भी अटैक करने की कोशिश की, वो कर रहा था, उसके बाद अचानक से हमारा सीज फायर हो गया ना, कि लक्ष्य हासिल हुआ? आप बताइए, आपसे ये सवाल है, लक्ष्य हासिल हो गया क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्य जो है सबका अलग अलग है। इसमें मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक लोग भी हैं, वो भी बहुत खुश नहीं है, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि वो ज्यादा नाराज हैं कि आपने क्यों सीज फायर कर दिया। तो ऐसा है अंकुर साहब, जसवंत सिंह एक जमाने में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे बड़े, उनके वक्त में कारगिल हुआ था। तो उन्होंने एक बात मुझे कही उस दौरान ही, जब ये युद्ध खत्म हुआ, जीत गए, और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। एक इंटरव्यू मैंने जसवंत सिंह जी का किया था, वो भी फौजी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग फौज में नहीं होते, कभी फौज में नहीं रहे हैं, जो मैदान में नहीं है, जो बॉर्डर पर नहीं है, उनके अलावा सब लोग युद्ध चाहते हैं। ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कही थी कि जो बॉर्डर पर नहीं होते, जो फौज में नहीं होते, वो युद्ध चाहते हैं। तो हमारे सारे लोग वो हैं जो युद्ध वो चाहते हैं जो बॉर्डर पर नहीं है। अब सरकार में जो लोग बैठे हैं, सरकार का मतलब वो बॉर्डर पर ही है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के साथ बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ्स के साथ बात कर रहे हैं, नेवी चीफ के साथ बात कर रहे हैं, एयर चीफ के साथ बात कर रहे हैं, ताजा स्थितियों को देख रहे हैं। तो सरकार को सब चीजों को देखना होता है। और युद्ध, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध का युग नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं, बुद्ध का युग है। तो सवाल होता है कि भाई आप तो हमेशा कहते हो युद्ध का युग नहीं है, बुद्ध का युग है, तो क्यों युद्ध कर रहे हैं? तो उनका युद्ध का युग तो नहीं है,
टेरर का युग भी नहीं है, इसलिए ये हमला किया गया। लेकिन हमला करके क्या पाकिस्तान पर जीत हासिल करने का मकसद था? पाकिस्तान पर जीत हासिल करने के लिए एक फुल स्केल वॉर की जरूरत होती है। हमने क्या किया कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे, 9 ठिकानों पर हमने हमला किया और उनको खत्म किया, नेस्तनाबूद किया, जैसा कि सरकार का दावा है। और मुझे उसके सरकार के दावे पर कोई शक नहीं है, क्योंकि वो फौज की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। और उससे पाकिस्तान के बड़े आतंकवादी ठिकानों पर ही केवल नुकसान पहुंचा, बल्कि आतंकवादी मारे भी गए। कितने नंबर में मारे गए सरकार ने 100 बताया है, तो वो एक बड़ा सवाल है। तो क्या हम युद्ध पाकिस्तान को हराने या पाकिस्तान पर जीत हासिल करने के लिए कर रहे थे? पहली बात तो ये फुल स्केल वॉर नहीं थी। ये पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जो नरसंहार किया गया था, उसका जवाब था, उस गुस्से का जवाब, उस आतंकवादी घटना का जवाब था। और सरकार ने इसके लिए आतंकवादी जो कैंप थे पाकिस्तान में, टेरर कैंप थे, उन पर हमला किया। इसलिए आप देखिए कि कोई सिविलियन पर हमला नहीं किया गया, कोई और दूसरे तरीके का हमला नहीं किया। और जब पाकिस्तान ने हमला किया हमारे सिविलियंस पर भी और कुछ और ठिकानों पर, तो भारत ने उसके जवाब में उसके एयर बेसिस पर हमला किया और उनको नुकसान पहुंचाया। वो रावलपिंडी का है, वो बहावलपुर का है, वो मुरीदके का है, वो और तरीके के हैं। और मुझे याद आता है कि मैं पाकिस्तान गया था, तो रावलपिंडी में 2005 की शायद बात होगी कि जनरल मुशर्रफ वहां थे। तो पाकिस्तान के आर्मी का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, और उसके करीब में ही न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, उसके बहुत करीब हमने हमला किया। तो ये पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए काफी है। अब हम इससे संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते कि क्या पाकिस्तान को ये धमकी देने के लिए या वार्न करने के लिए जो एक्सरसाइज की गई वो पूरी है, या हम पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की मंशा पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर की थी। और ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने कहा है, तो मैं नहीं मानता कि ट्रंप साहब भी कुछ ऐसे ही बोल देंगे। लेकिन यदि आपने प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना हो, तो उन्होंने ट्रंप की किसी बात को खारिज नहीं किया, ना ये कहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने ट्रंप को भी जवाब दिया है जब उन्होंने कहा कि ट्रेड और टेरर दोनों साथ नहीं चल सकते, टेरर और टॉक साथ में नहीं चल सकती, इसकी चर्चा उन्होंने की है। और कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। तो जो ट्रेड और टेरर, जिसको लेकर ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री के संबोधन से 1 घंटे पहले भी इस बात की चर्चा की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना संबोधन करके बताया कि वो ट्रेड और टेरर पर बात कर रहे हैं, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर पर हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने इस पर साफ कर दिया कि वो कश्मीर पर कोई बात नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के साथ बात होगी तो या तो टेरर पर बात होगी, टेररिज्म पर बात होगी, या पीओके पर बात होगी। मेरा सवाल फिर से वही है, हमारा जो हमें करना था, हमें केवल चेतावनी देनी थी क्या पाकिस्तान को हमलों से? अंकुर, केवल चेतावनी? अंकुर, यदि आपने प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना और मेरा जो अपना वीडियो चैनल है विजय त्रिवेदी, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी नाराजगी, हमारा जो मन नहीं भरा ना, जिसे कहते हैं, वो इसलिए नहीं भरा क्योंकि हम चाहते थे कि इस बार हम पाकिस्तान को खत्म कर दे, पाकिस्तान पर जीत हासिल कर दे। ये तो सर बीजेपी वाले ही कहते हैं कि पीओके हमारा हो जाता है जब इंदिरा गांधी ऐसा करती, उस टाइम अगर सीजफायर वो नेहरू तक नहीं करते। तो बीजेपी के लोग, बीजेपी ने नहीं किया, इसलिए तो बीजेपी के समर्थक नाराज हैं। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि बीजेपी के समर्थक ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनको कसक वो है 1971 की। क्योंकि जो बीजेपी समर्थक नहीं है, वो लोग उनको रोज सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और मोदी साहब के रहते हुए नहीं हुए। तो ये कसक उनको परेशान करती है। लेकिन 1971 और 2025 में बहुत फर्क है। 1971 क्या फर्क है? एक फर्क तो ये है कि न्यूक्लियर पावर नहीं थे दोनों देश उस वक्त में। पाकिस्तान और भारत दोनों ही न्यूक्लियर पावर नहीं थे। आज दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और न्यूक्लियर पावर होने का, न्यूक्लियर वॉर हेड्स होने का अपना नुकसान होता है। न्यूक्लियर पावर जो है वो डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब जंग हो जाती है, जब युद्ध हो जाता है, तो क्या उसको रोका जा सकता है, उसकी आशंका बनी रहती है। तो शायद इस बात की ध्यान रखा गया हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है कि जो अमेरिका का क्या दखल कितना रहा है। मुझे वैसे बहुत नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दखल को देख रहे होंगे, और उन्होंने जो हमारी तीनों सेनाओं के चीफ हैं, सीडीएस हैं, उनके साथ जो स्थितियां थी उसका आकलन करके किया होगा। और भारत सरकार अभी पाकिस्तान को आतंकवाद के जो हमला था
उसका जवाब देना चाहती थी, ऐसा मुझे लगता है। पाकिस्तान पर जीत हासिल करना इस लड़ाई, मतलब जो ये सारी एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी तो इसको जंग भी नहीं कहा गया, एक तरह से सीज फायर कहा गया है। हालांकि वो सीज फायर इसलिए हो क्योंकि हमला दोनों तरफ से हो गया, उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक बड़ी वार्निंग है कि यदि इसको न्यू नॉर्मल समझिए, इसको समझिए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि 2000, आपने एक वीडियो देखा होगा सेना का, जिसमें 2001 के पार्लियामेंट अटैक का जिक्र किया गया है, 2008 के मुंबई अटैक का जिक्र किया गया है, 2016 के उरी अटैक का जिक्र किया गया है, 2019 के पुलवामा अटैक का जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क है कि इतने हमलों के बाद भी, खासतौर से 2001 और 2008 के बड़े हमलों के बाद भी, हम डोजियर और डिप्लोमेसी का खेल खेलते रहे थे। ये देखिए, ये आतंकवादियों की लिस्ट है, ये आपके आतंकवादी ठिकाने, इन सब पर काम किया। लेकिन अब हमने जवाब देना शुरू किया। 2016 में आपको कहा कि यदि आप हमला करेंगे तो हम पलटवार करेंगे। 2019 में भी हमने उसका जवाब दिया, और आज 2025 में उसका ज्यादा करारा जवाब दिया है, ज्यादा दमदार तरीके से जवाब दिया है। और भारत की सेना ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, और इसमें एक बड़ा काम जो हुआ, पाकिस्तान के जो मंसूबे थे पहलगाम हमले में, कि वो एक सांप्रदायिक दंगा पैदा करना चाहते थे हिंदुस्तान में, वो दंगे का जवाब भारत सरकार ने नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। ये बात मैं मानता हूँ। जो लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान को जीतने के लिए लड़ाई थी, वो लड़ाई मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार या भारत की सेना उसकी सोच समझ के साथ चल रही थी। हो सकता है सरकार के दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आपसे बेहतर किसको पता होगा। लेकिन सर अगला सवाल यही है कि पाकिस्तान मान जाएगा, फिर हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, फिर इससे हासिल क्या होगा? हमें बार बार इससे ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा फिर तो। मान लीजिए युद्ध हो जाता, ये तो मैं नहीं मान रहा कि पाकिस्तान मान जाएगा। कुछ लोगों की आदत में ही होता है, जिसे हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो वो पाकिस्तान की आदत में शामिल है कि उन्हें भले ही हारना पड़े। आप सोचिए पाकिस्तान की सेना का इतिहास क्या है। आज तक जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, फौज ने जितनी लड़ाई लड़ी है, वो सारी लड़ाई हारी है। एक भी जंग पाकिस्तान ने नहीं जीती। और उसके बाद भी पाकिस्तान में सेना का शासन चलता है। दुनिया में कहा जाता है कि हर देश के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान में कहा जाता है सेना के पास एक देश है। और ये लड़ाई जो अभी जो सारी एक्सरसाइज हुई, असीम मुनीर को याद कीजिए, जनरल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो 16 अप्रैल को भाषण दिया था उसमें कहा था कि टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं और ये टू नेशन थ्योरी का देश है पाकिस्तान, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने, जो भुट्टो साहब हैं, उनका 11 अगस्त 1947 का पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो दिया भाषण है ना, वो नहीं सुना है। अगर वो सुन लेते, जिसमें जिन्ना साहब ने कहा था कि एक सेक्युलर देश हम बनाना चाहते हैं और टू नेशन थ्योरी पर नहीं चलना चाहते हैं। तो असीम मुनीर साहब को, मुझे तो याद आ रहा है कि 1998-99 में जब कारगिल हुआ 99 में, उसके बाद की स्थितियां तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन रही। जिस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ के जो एक्सरसाइज थी, काम था, उसकी खबर नवाज शरीफ को नहीं थी। आज ऐसे ही असीम मुनीर की जो हरकतें हैं, उनकी जो कार्रवाई है, उसकी जानकारी या उसका भरोसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को है या नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है, मैं नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू कर रहा था पाकिस्तान में, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको जानकारी नहीं थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल जैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी और मैंने वाजपेयी जी को कहा भी था कि मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ कि उनके पास एक ऐसा वजीर आजम है जिसको अपने ऑफिसर के बारे में पता नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन घटना तो होती रहती है जनरल परवेज, और उसके कुछ दिनों बाद परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था। तो इंतजार कीजिए पाकिस्तान में आगे क्या हो रहा है। हिंदुस्तान से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की करने की जरूरत है कि वो किस दौर से गुजर रहा है, शहबाज शरीफ साहब किस दौर से गुजर रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहूंगा कि इसका आप जवाब बहुत ही संक्षिप्त में दें। आपने कहा कि टू नेशन थ्योरी जो जनरल मुनीर ने बोली थी, हमने वहां पर तो उनको हरा दिया, ये तो आप कहेंगे कि हाँ उनको हरा दिया। और अगला सवाल, बीजेपी इसको डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? तिरंगे यात्रा निकाल रही है, क्या आप जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी? करेगी कैसे? मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में करें, 15 मिनट हो चुके हैं।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि जल्दी खत्म हो जाएगी नाराजगी, और बीजेपी समर्थक ज्यादा नाराज हैं क्योंकि वो बहुत हाइप पर हैं और वो समझते हैं कि भाई इस बार तो खत्म ही हो जाना चाहिए था पाकिस्तान, या उसका कुछ हिस्सा हमें ले लेना चाहिए था। वो इस बार हमें नहीं मिला है, और मुझे तो नहीं लगता कि इसकी एक्सरसाइज सरकार ने की थी या ये विचार उनके प्लान में था, लेकिन समर्थकों को ये लगता है, तो वो नाराजगी को थोड़ा सा, गुस्से को तो कम करने में टाइम लगता है सर, और अपने लोगों को की नाराजगी को खत्म करने में ज्यादा वक्त लगता है। बिहार चुनाव से पहले हो जाएगी? चुनाव से पहले क्या हो, चुनाव से पहले अभी क्या होगा ये भी तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहीं पे अब कार्यक्रम करेंगे खत्म। जैसे कि अब कहा कि सर ने खुद कहा कि बीजेपी के समर्थकों की नाराजगी तो है, वो कब दूर होगी, जल्दी तो दूर नहीं होने वाली है। हालांकि उन्होंने बताया कि हमारा जीत पाकिस्तान के लिए वो युद्ध नहीं था कि जीत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो सबक सिखाना था वो हमने सिखाया। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक उसके जो समर्थक हैं वो नाराजगी दूर करेंगे। नमस्कार।